हेलो एवरीवन। आज हम पावर सिस्टम 2 का कंक्लूजन जानेंगे कि हमने क्या क्या इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ा है। एक थोड़ा सा उसका रिकॉल कर लेंगे, उसे रिव्यू ले लेंगे उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है जनरेशन, देन होता है ट्रांसमिशन, देन होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीजें आपने पढ़ी, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपने उनको पढ़ा। उनका एक छोटा सा ओवरव्यू जैसा लिया कि कौन से कंपोनेंट जो है वो किस काम आते हैं और सिस्टम में, और किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए ये कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर्स देखा, फिर सिंक्रोनस जनरेटर के बाद में आपने चूंकि स्टेप अप होता है हमारा सिस्टम, जो सिस्टम जनरेशन जो होता है वो लो वोल्टेज लेवल पे होता है, हमारी ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होती है हाई वोल्टेज लेवल की, तो उसको स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। देन ट्रांसमिशन होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पे अगेन हमको क्या करना है, स्टेप डाउन करना है, तो फिर ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। उस ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है, अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम की जरूरत होती है। उसके लिए आपने स्विच गेयर्स पढ़े। स्विच गेयर्स के अंतर्गत क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपने वो देखा। उसके अंतर्गत हमारे होते हैं रिले होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, मैकेनिकल स्विचेस भी होते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से काम करते हैं हमने वो देखा है ना। तो और बस बार्स क्या होती है, उनका काम क्या होता है। तो हम ये पूरा हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, क्योंकि पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यदि हमें कंपोनेंट्स ही नहीं पता तो क्या काम है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पावर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं हमने वो देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पावर सिस्टम जो रहता है उसमें 4 वेरिएबल्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। वो 4 वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो होता है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का एंगल, उसके बाद में रियल पावर फ्लो एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, V डेल्टा P एंड Q। तो ये 4 वेरिएबल्स जो रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आपको पावर सिस्टम एनालिसिस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोड फ्लो एनालिसिस आप करते हैं। यदि आपको लॉसेस इवेल्युएट करने हैं, फर्दर इकोनॉमिक डिस्पैच की तरफ जाना है, तो उसके लिए लोड फ्लो एनालिसिस जो रहता है आप वो देखेंगे। लोड फ्लो में रिक्वायरमेंट होती है, आप डील करते हैं बसेस से, तो वो बसेस कितने टाइप की होती है आपने वो देखा। ठीक है, और बसेस कितने टाइप की होती है वो डिपेंड किस पे करता है कि उन बसेस के क्या क्या वेरिएबल्स आपको डिफाइन है, क्या क्या वेरिएबल्स अननोन है। तो आपने वो उन क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे करते हुए बसेस को समझा, एंड उन बसेस के नोन एंड अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट, नोन अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट किस तरह से करना है, उसके लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स यूज करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में, आपने वो देखा। जब आप लोड फ्लो करेंगे तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी काय की, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स की। तो आपने लोड फ्लो करने के पहले क्या देखा था, आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स देखी, उनको आपस में कंपेयर भी किया और उनकी प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व की। वो मेथड्स कौन कौन सी थी, वो मेथड्स थी गॉस सेडल मेथड थी, न्यूटन रैप्सन मेथड थी, फास्ट डिकपल मेथड थी, ठीक है, डीसी लोड फ्लो मेथड थी। इन सारे मेथड्स पे आपने प्रॉब्लम्स भी करी। ठीक है, और आपस में कंपैरिजन देखा कि यदि हमारा एप्लीकेशन ये है तो हमें कौन सी मेथड यूज करना चाहिए। अलग अलग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया कि यदि आपकी एप्लीकेशन ये है, जैसे मान लीजिए फॉल्ट एनालिसिस वगैरह करना है, कंटिजेंसी एनालिसिस वगैरह करना है, जिसमें हमको कंटिन्यूअस पावर मेजर करते रहना है, उस समय आप क्या यूज करते हैं, आप फास्ट डिकपल्ड मेथड यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपने, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि कौन सी मेथड एडवांटेजेस है और कौन सी मेथड जो है वो डिसएडवांटेजेस है या थोड़ी इंफीरियर है। तो वो सारी चीजें आपने देखी। फिर जैसा कि हम जानते हैं सिस्टम में स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि सिस्टम स्टेबल ही नहीं होगा तो हम तक पावर कैसे पहुंचेगी। तो हमने क्या जाना, हमने जाना स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन भी जाना। स्टेबिलिटी होता क्या है, स्टेबिलिटी ये होता है सिस्टम की एबिलिटी होती है ताकि कोई डिस्टर्बेंसेस यदि सिस्टम में हो रहे हो तो उनसे रिकवर होके वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रह सके, मेंटेन रह सके। ठीक है, तो वो आपका कहलाती है, वो कैपेबिलिटी आपकी कहलाती है स्टेबिलिटी। तो उसका क्लासिफिकेशन भी आपने देखा, उसको 3 तरह से हमने क्लासिफाई किया है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी और रोटर एंगल स्टेबिलिटी देखा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने जाना। फिर लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म फिनोमेना क्या होता है हमने जाना। ठीक है, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म क्या होता है। सिंक्रोनिज्म ये होता है कि हमारा एक पूरा सिस्टम है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है। मतलब हमारे जो सारे जनरेटर्स रहते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जनरेटर दूसरी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, दूसरा किसी और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता। हमारे जो पूरा सिस्टम है वो पूरा एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके जो जनरेटर्स रहते हैं वो आपस में एक बेल्ट से जुड़े रहते हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं कि वो एक तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि वो सिंक्रोनिज्म में बने
रहते हैं, एक में फ्लक्चुएशन होता है तो वो तुरंत दूसरे पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे एक में फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन होगा तो वो सब जगह आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसके कारण से क्या होता है, वो सिंक्रोनिज्म, इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सिंक्रोनिज्म। अगर लोड में वेरिएशन हुआ और वो जो फ्लक्चुएशन हुआ वो किसी जनरेटर में इतना ज्यादा हुआ कि वो जनरेटर आउट हो गया, उसके आउटेज के कारण वहां फ्लक्चुएशन दूसरे जनरेटर्स पे भी बढ़े, तो ये क्या फिनोमेना कहलाता है, आपके नंबर ऑफ जनरेटर आउटेज जो होते जा रहे हैं, ये सिंक्रोनिज्म से बाहर होते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म फिनोमेना। वो आप जाना आपने। और आपने डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो रहते हैं वो जाना। उस डायनेमिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, उस डायनेमिक्स के अंतर्गत आता है आपका इनर्शिया आता है, इनर्शिया कांस्टेंट आता है, डैम्पिंग क्या होती है वो सब आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपके डायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपने जाना। उसके बाद आपने देखा स्विंग इक्वेशन पढ़ी, मल्टीपल मशीन सिस्टम में कैसे काम करती है, स्विंग इक्वेशन से आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, उनका बिहेवियर जो रहता है वो आपने जाना। उस पर बेस्ड आपने प्रॉब्लम्स भी की। फिर हमने देखा था कि हमारा जो रिलेशन होता है पावर का एंड एंगल का, वो क्लोज रिलेशन होता है। पावर मतलब रियल पावर एंड एंगल जो रहते हैं वो क्लोजली रिलेट करते हैं। जिस तरह से हमारे रिएक्टिव पावर और वोल्टेज जो रहता है वो क्लोज रिलेशनशिप में होता है। तो आप क्या देखा आपने पावर एंगल कर्व देखा, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या थी वो देखा। फिर आपने स्टेबिलिटी को दो भागों में इस तरह से बांटा कि स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के कारण से स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी देखा, और लार्ज डिस्टर्बेंसेस के कारण जो आपका स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है वो आपने ट्रांजिएंट की कैटेगरी में। तो इस तरह से आपकी दो स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपने वो देखा। फिर आपने देखा इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या होता है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये होता है जब यदि आपका ऑपरेटिंग स्टेट चेंज हो रही होती है सिस्टम की। वो ऑपरेटिंग स्टेट क्यों चेंज हो रही होती है, क्योंकि लोड में फ्लक्चुएशंस आते हैं, सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कोई फॉल्ट आ रहा है जिसके कारण से डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसके कारण से क्या होता है, वो फॉल्ट को क्लियर होने के बाद तक तो वहां पर एक ऑपरेटिंग पॉइंट का शिफ्ट बनता है। उसके कारण से क्या होता है, एक एक्सेलरेशन और एक डिएक्सेलरेशन, ऐसे दो एरियाज बनते हैं। तो वो एरियाज यदि इक्वल है ना, तो आपका सिस्टम कहलाता है कि सिस्टम स्टेबल है। वो वाली स्टेट आपकी रहती है सिस्टम स्टेबिलिटी स्टेट। तो वो आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया के थ्रू पढ़ा, और डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें एस्पेक्ट थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज थे, वो आपने पढ़े। वो कौन से थे, सडन चेंज यदि मैकेनिकल इनपुट में आ जाता है तो उसके कारण से स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि अगर कोई फॉल्ट हुआ है और उसको क्लियर होने में जो टाइम लग रहा है तो वो क्लियरिंग टाइम जो है उसका सडनली चेंज हुआ या उसका जो इफेक्ट है वो आपको स्टेबिलिटी पे किस तरह से नजर आया वो आपने देखा। उसके बाद में यदि आपकी पैरेलल लाइंस चल रही है, उनमें से ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, अगर पैरेलल लाइंस है उनमें से कोई एक ट्रांसमिशन लाइन यदि फेल हो जाती है, उसमें भी आपने देखा कि यदि जनरेटर साइड की फेल होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि मिड में यदि ट्रांसमिशन कहीं और लाइन फेल हो जाती है तो उसका इफेक्ट स्टेबिलिटी पे क्या पड़ेगा वो आपने देखा। उसके बाद में यदि कोई एक पैरेलल लाइंस में कोई एक लाइन जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है, तो किस तरह से आपकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, आपने ये सारी चीजें देखी। अब ये देखा आपने कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया जो दे रहा है आपको, वो क्या दे रहा है, वो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस दे रहा है करके। तो उसके लिए आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स पढ़ी। उसके अंतर्गत जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए हुए हैं वो सारी चीजें आपने वापस रिकॉल करी, और उसका एप्लीकेशन आपने स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने में किया। वो मेथड्स कौन कौन सी थी, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड या जैसे स्टेप बाय स्टेप मेथड के थे वो, फिर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड वो आपने देखी, और रुंजी कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड आपने देखी। फिर आपने देखा कि हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किस तरह से आप सिस्टम में कुछ डिवाइसेस यदि ऐड कर दें तो उसके कारण ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो सकती है। आपने वो सब चीजें एनालाइज करी। उसके बाद हमने जैसा बोला कि रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज का क्लोज कपलिंग होता है। इसका मतलब कि एक के वेरिएशन के कारण दूसरे में वेरिएशन होता है। ठीक, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज एनालिसिस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, रिएक्टिव पावर के कम होने के कारण से वोल्टेज किस तरह से सिस्टम में कम होने लगता है। तो वो आता है, अगर रिएक्टिव पावर कम हुई है, वोल्टेज कम हुआ है, लेकिन सडनली रिएक्टिव पावर फिर बढ़ गई है, तो वो वापस अपनी स्टेट में वापस सिस्टम आता है या नहीं, उस डिस्टर्बेंस के कारण से हमारे सिस्टम में वापस वोल्टेज इक्विलिब्रियम बनता है या नहीं, वो आपने इसके अंदर जाना। तो रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज की जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव मेंटेन रहना चाहिए, तो ही हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो वोल्टेज स्टेबल है। वो आपने देखा, तो उसका एनालिसिस किया, वोल्टेज स्टेबिलिटी एनालिसिस। फिर आपने देखा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होती है, उसको जाना। फिर वोल्टेज एंड रियल पावर का किस तरह से चेंज होता है, वोल्टेज एंड रियल पावर का ग्राफ कैसे बनता है, रिलेशनशिप्स क्या होती है वो आपने देखा। और वीक्यू कर्व भी आपने जाना कि किस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कंस्टेंट का हमारे पावर सिस्टम ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपने जाना। फिर क्या होता है, हमारे सिस्टम हाईली स्ट्रेस्ड है, कोई आउटेज हो रही है, कंटिजेंसी हो रही है, उसके कारण से सिस्टम में क्या आ रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या करना है,
अल्टीमेटली आपको क्या, आपका गोल क्या है, लोड को कंटिन्यूअसली सप्लाई देते रहना। उसके कारण किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके कारण रिक्वायरमेंट होती है जनरेशन रीशेड्यूलिंग की, कि अदर जनरेटर्स जो है वो उस लोड को सेटिस्फाई कर पाए। तो रीशेड्यूलिंग के समय क्या क्या कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपने वो जाना। ठीक, तो ये तो आपने यूनिट नंबर 2 में देखा था। फिर थर्ड में आपने देखा ऑटोमेटिक जनरेशन एंड वोल्टेज कंट्रोल, कि किस तरह से आपका जनरेशन कंट्रोल किया जा सकता है, वोल्टेज कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें आपने क्या किया था, आपने ट्रांसफर फंक्शन मॉडल्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट, और फिर उनको मर्ज करके एक एरिया बनाया। ठीक है, तो मतलब आपने उसमें क्या, आप चाहते क्या है अल्टीमेटली, आप चाहते हैं पूरे सिस्टम को एनालाइज करना, लेकिन आप सबको तो एक साथ एनालाइज कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल एरिया की जगह सिंगल एरिया कंसिडर करते हैं, सिंगल एरिया की जगह एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, एक सिस्टम की जगह आप क्या करते हैं, एक जनरेटर को एनालाइज करते हैं, जनरेटर का लोड के साथ में। तो एक इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड पावर सिस्टम जैसा एक सिस्टम को एनालाइज करते हैं। वो हमको हेल्प करता है क्या, एक्सटेंडेड एनालिसिस करने के लिए वो हमको हेल्प करता है। तो आपने वो जाना, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जो है एक पूरा कैसे काम करता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल कैसा बनता है, उसके लिए आपने क्या किया, इंडिविजुअल मॉडल्स बनाए, स्पीड गवर्निंग सिस्टम का बनाया, देन आपने टरबाइन मॉडल बनाया, देन आपने जनरेटर लोड मॉडल बनाया। इन तीनों को एक साथ में मर्ज किया और एक क्लोज लुक दिया। वो आपका बन गया क्या, आपका ओवरऑल पावर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बन गया या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल बन गया। तो इस तरह से आपने, और फिर एक्चुअल स्पीड ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जिस तरह से लोड यदि इंक्रीज होता है तो हमारी स्पीड क्या होती है, वो कम होती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी हमने जानी। और फिर एक जनरेटर है, यदि मल्टीपल जनरेटर्स कनेक्टेड हैं और यदि लोड इंक्रीज हो जाता है तो वो इंक्रीज पावर जो है वो इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर शेयरिंग कैसी होती है, आपने वो जाना। ठीक है, उसके बाद में लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल जाना, कि हमने एरिया, यदि एक एरिया की बात करते हैं तो एक एरिया का किस तरह से फंक्शनिंग होता है वो ब्लॉक डायग्राम से जाना। और फिर मल्टीपल एरिया मतलब 2 एरिया का केस हमने लिया, और 2 एरिया किस तरह से आपस में काम करते हैं वो हमने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझा। और डेड बैंड के बारे में भी जाना, कि स्पीड गवर्नर डेड बैंड क्या होता है। अगर कोई सिस्टम है, उसे हम क्या चाह रहे हैं, हमारा सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर हो रहा है, यदि हमारे लोड में चेंजेस हो रहे हो तो हम क्या चाह रहे हैं, मैकेनिकल इनपुट वहां जो मिल रहा है वो चेंज हो जाए। तो वो चेंज होना मतलब वो जो मिल रहा है आपको वो क्लोज लूप में पूरा हो रहा है, आपका जो सिस्टम चल रहा है कैसे चल रहा है, क्लोज लूप में चल रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे वहां पे चेंजेस आए वैसे इनपुट में भी आप चेंज करें, लेकिन वो स्पीड गवर्निंग सिस्टम उतना नहीं कर पाता, उतना इंस्टेंटेनियसली नहीं कर पाता, वहां एक डिले होता है, एक लैग होता है, वो आपका कहलाता है डेड बैंड। तो वो भी आपने जाना। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं वो आपने जाना। रिएक्टिव पावर और वोल्टेज की क्लोज कपलिंग है हमने कहा था। तो हमें ये पहले एनालाइज करना जरूरी है कि सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने वो भी जाना कि किस कंपोनेंट का कैसा बिहेवियर होता है। और कंपेंसेशन के लिए, वोल्टेज कंट्रोल के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं आपने वो देखा। शंट रिएक्टर लगाया, सीरीज रिएक्टर लगाया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीरीज कैपेसिटर लगाया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिंक्रोनस जनरेटर को यूज किया तो सिंक्रोनस कैपेसिटर को, कंडेंसर जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, वो क्या होती है, सिंक्रोनस मशीन होती है। एज ए जनरेटर भी काम कर सकता है, एज ए मोटर भी काम कर सकता है। मतलब उसका एक्साइटेशन यदि हम चेंज करते हैं तो उसका हम पावर फैक्टर जो है उसे चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, तो हमें ये जानना जरूरी है कि सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करते हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करते हैं या डिलीवर करते हैं। और ये किसके लिए जरूरी है, ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए जरूरी है, क्योंकि रिएक्टिव पावर का और वोल्टेज का जो कपलिंग होता है वो क्लोज कपलिंग होता है। तो यदि रिएक्टिव पावर में वेरिएशन होते हैं, रिएक्टिव पावर सिस्टम में बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा। और रिएक्टिव पावर की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब रिएक्टिव पावर यदि कम हो रही है तो हमारा वोल्टेज जो है सिस्टम का वो कम हो जाएगा। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आप यूज करते हैं, कंपेंसेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। तो वो आपने क्या क्या यूज करते हैं वो देखा, आपने देखा शंट रिएक्टर्स यूज करते हैं, शंट कैपेसिटर्स यूज करते हैं, सीरीज कैपेसिटर्स यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं। तो सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली सिंक्रोनस मशीन होती है जिसके एक्साइटेशन को चेंज करा के आप उसका बिहेवियर को चेंज करवा सकते हैं। तो वो आपने देखा। ये तो हो गई पुरानी बात। फिर हमने आज के जो डेट में चलता है हमारा फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बारे में भी हमने जाना। उसमें हम क्या यूज करते हैं, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस यूज करते हैं, थायरिस्टर्स यूज करते हैं, और थायरिस्टर से फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम इंडक्टर और कैपेसिटर जो है सर्किट में, नेटवर्क में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थायरिस्टर डिवाइसेस। तो वो हमने जाना। और उनके जिस तरह से उनका फैशन सर्किट है उसके बेसिस पे उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, शंट कंपनसेशन हो गया, सीरीज कंपनसेशन हो गया, वो हमने देखा। उनके डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी हमने जाने। और साथ में सीरीज और शंट कंपनसेशन दोनों यदि एक साथ होता है, कंबाइंड होता है, तो वो वाला जो होता है यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, आपने वो भी देखा। फिर आपने कंपैरिजन देखा सीरीज एंड शंट कंपनसेशन के बीच में।
तो टिप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स के बारे में जाना कि किस तरह से उसका टिपिंग्स का सेटिंग को चेंज करके आप वोल्टेज को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आपने फेस शिफ्ट ट्रांसफार्मर भी जाना, उसका जो रिलेशंस है वो भी देखा, किस तरह से वो सिस्टम में काम कर रहा है, किस तरह से फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है वो आपने देखा। अब हम जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये स्टेबिलिटी पता कैसे चलेगी कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, इसके लिए जरूरत होती है मॉनिटरिंग की, क्लोज मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग होगा तभी हम कंट्रोलिंग एक्शन ले सकते हैं। तो आपने मॉनिटरिंग के लिए एनर्जी कंट्रोल सेंटर किस तरह से काम करता है, उसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, आपने वो जाना। और वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपने जाना। उसके अंदर स्काडा होता है। स्काडा क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो ये क्या करता है? ये आपका सिस्टम का डाटा, रॉ डाटा को लेता है और वो एनर्जी कंट्रोल सेंटर पे देता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंट्रोलिंग एक्शन जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है। तो वो रॉ डाटा क्या होता है? वो रॉ डाटा होता है आपका वोल्टेज हो गया, पावर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी होती है। तो उसके लिए आपने स्काडा यूज करा था, ठीक है। और स्काडा के अंतर्गत क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? स्काडा में मास्टर टर्मिनल यूनिट होती है, वो देखा। रिमोट टर्मिनल यूनिट होती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं, वो आपने देखा। और इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता होती है, इसके लिए आपने क्या देखा? स्काडा में कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या रोल होता है, किस तरह का कम्युनिकेशन वहां होता है, आपने वो देखा, ठीक है। अब स्काडा तो हो गई पुरानी बात। अभी जो हमारे सिस्टम में चल रही है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? सिस्टम को की जो अनसर्टेनिटी है उसको क्लोजली मॉनिटर करना। वो अनसर्टेनिटी क्यों है? वो रिन्यूएबल्स के कारण है, वो अलग डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जहां हो रहे हैं उसके कारण है, पावर फ्लक्चुएशन जो हो रही है, हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पावर क्वालिटी जो अफेक्ट हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि सिस्टम में अब रिन्यूएबल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इनके कारण से सिस्टम में बहुत अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, स्टोरेज है, तो ये सारी चीजों के कारण सिस्टम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो उसको क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपने एक डिवाइस देखी जो क्या है? फेजर मेजरमेंट यूनिट। उसका क्या फंक्शनिंग होता है, किस तरह से वो काम करती है, और फेजर डाटा कॉन्सेंट्रेटर को किस तरह से वो डाटा प्रोवाइड करती है, उसका पूरा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपने वो चीज समझी। उसके बाद डिजिटल फॉल्ट रिकॉर्डर एंड प्रोटेक्टिव रिलेस कैसे काम करते हैं वो देखा। एंड सर्किट ब्रेकर मॉनिटर का क्या फंक्शनिंग होता है, और वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम का क्या एप्लीकेशन होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो आपने देखा। फिर आपने इसी यूनिट के अंतर्गत क्या देखा? स्टेट एस्टिमेशन कैसे होता है, स्टेट किस तरह से एस्टिमेट की जाती है, उसकी मेथड जो होती है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, वो आपने देखी। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपने की। और किस तरह से वो हेल्पफुल होता है स्टेट एस्टिमेशन। जैसे आपने लोड फ्लो देखा था, वैसे आपने स्टेट एस्टिमेशन को भी देखा और उसको एनालाइज किया। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जब सिस्टम का सिक्योरिटी एनालाइज करते हो, सिस्टम की सिक्योरिटी को एनालाइज करते हो, तो आपको उसकी स्टेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस सिस्टम में बहुत जरूरी होता है। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस ये होता है कि हमारा यदि कोई सिस्टम है, ठीक है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो सिक्योर है या नहीं। स्टेबिलिटी की तो हमने बात की कि यदि वो फंक्शन कर रहा है, इंस्टेबिलिटी लोड डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रही। लेकिन अब ये सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया कि हो सकता है हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो। यदि हम करेक्टिव एक्शन एक होता है करेक्टिव एक्शन, एक होता है प्रिवेंटिव एक्शन, वो लेना है यदि हमें, तो हमें सिस्टम की स्टेट्स पता होना चाहिए और सिक्योरिटी लेवल्स क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। तो हमें उसके लिए एक टर्म आती है कंटिजेंसी एनालिसिस, हमने वो किया। कंटिजेंसी मतलब क्या होता है? लाइन आउटेज की स्थिति, दूसरी होती है जनरेटर आउटेज की स्थिति। उन दोनों को हमने एनालाइज किया। नंबर ऑफ कंटिजेंसी यदि हमारी बढ़ जाती है तो किस तरह से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया पे किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो आपने देखा। उसके बाद में आपने देखा कि सेंसिटिविटी फैक्टर कितना यूजफुल होता है कंटिजेंसी सिलेक्शन के लिए, कंटिजेंसी एनालिसिस के अंतर्गत। तो ये चीजें आपने कंटिजेंसी एनालिसिस में की थी। नेक्स्ट आपने ये देखा कि सिक्योरिटी लेवल्स क्या होते हैं पावर सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, नॉर्मल है, देन अलर्ट है, इमरजेंसी है, करेक्टेबल है, वो नॉन करेक्टेबल है, वो सारे लेवल्स आपने देखे। और सिस्टम की ऑपरेटिंग स्टेट्स के बारे में जाना, प्रिवेंटिव स्टेट कौन सी है, इमरजेंसी कंट्रोल वाली स्टेट कौन सी है, ये सारी चीजें आपने इस यूनिट के अंतर्गत जानी। फिर हम आए नेक्स्ट यूनिट में, हमने देखा सिस्टम स्टेबल है, सिक्योर है, मॉनिटर हो रहा है क्लोजली। तो ये सारी चीजें जब हो रही है हमारे सिस्टम में, तो हमारा सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक जो है उसका इकोनॉमिक नहीं रह जाता फिर बहुत ज्यादा। अगर हम रिलायबिलिटी भी बढ़ा दें, स्टेबिलिटी भी बढ़ा दें, सिक्योरिटी, सब चीजें अगर बढ़ जाती है तो फिर इकोनॉमिक नहीं रहता हमारा सिस्टम। तो हमने सिस्टम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जाना। उसमें हमने जनरेटर कॉस्ट कर्व देखा, थर्मल यूनिट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी कैसे निकलती है वो हमने जाना। इकोनॉमिक डिस्पैच का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से जनरेटर को शेड्यूल किया जाता है वो हमने जाना। पहले अनकंस्ट्रेंट जाना, फिर उस पर
जब हमने कंस्टेंट अप्लाई किए, लॉसेस के साथ में कैसा बिहेवियर है, और जब जनरेटर की यूनिट हम कंसिडर करते हैं कि लिमिट कंसिडर कर रहे हैं कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो जब ये कंसिडर हम करते हैं कंस्टेंट, तो उसके साथ में इकोनॉमिक डिस्पैच कैसे होता है वो हमने देखा और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने की। देन आए हम यूटिलिटी फंक्शन पे। यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इनकी अलग अलग कंपनीज होती है, वो किस तरह से काम करती है वो हमने जाना। फिर हमने देखा कि पावर एक्सचेंज, आजकल जो मार्केट हम चाहते हैं क्या है कि हमारे कंज्यूमर जो रहे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट लें, कि जैसे हम दूसरी कमोडिटी के जैसे करते हैं ट्रेडिंग, वैसे हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का भी मार्केट हो और उसकी भी ट्रेडिंग हो। उसके लिए हमने पावर एक्सचेंज को जाना, स्पॉट प्राइसिंग क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा। स्पॉट प्राइसिंग आपका होता है करंट प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट प्राइस है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, तो वो कॉन्सेप्ट आपने जाना। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है उनके मॉडल, कितने मॉडल्स बन सकते हैं, कितने टाइप में वो मॉडल्स हो सकते हैं वो आपने देखे। डिमांड साइड मैनेजमेंट देखा। फिर ट्रांसमिशन के अंतर्गत क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपने देखा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस भी आपने देखा, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है जिनको बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज, वो आपने देखा। स्पिनिंग रिजर्व है, स्टोरेज है, कौन कौन सी चीजें सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है वो आपने एंसिलरी सर्विसेज के अंतर्गत देखा। और किस तरह से पूरा सिस्टम जो है, हमारा पावर सिस्टम जो है वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में काम करता है, किस तरह से पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर के रूप में पूरा एक काम करता है वो आपने देखा। रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है हमारे मार्केट में, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, वो आपने जाना। तो देखें, अगर आप बहुत डिटेल में इस कोर्स जब आपने देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई मतलब इंटरेस्ट लेके यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये कितना एक तो हेल्पफुल भी है हमें समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, किस तरह से उसको हम एनालाइज करते हैं, किस तरह से सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ आप दूसरी परीक्षाएं भी अगर देते हैं तो उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल होगा। तो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा ये।